Assalamu alaikum. I am Rida Rahman. My topic of presentation is equipments used for sprays. स्प्रे ऑपरेशन के स्प्रे ऑपरेशन असेंशियल है फॉर द क्वालिटी सेफ्टी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें ये इसके इक्विपमेंट्स हैं: स्प्रे ड्रायर, वैक्यूम स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ग्रेनुलेटर और लैब कोटेड स्प्रे नोजल। फ्लूइडाइज बेड स्प्रे, इसमें जो सोल्यूशन और लिक्विड यूज़ करना है ना, उसको पहले फ्लूइडाइज बेड पर स्प्रे करते हैं और इस प्रोसेस में जो है सॉलिड पार्टिकल की कोटिंग होगी। देन उसको पंपेबल और ऑटोमाइजेबल लिक्विड और सोल्यूशन और स्लरीज को ग्रेनुलर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं इन वन स्टेप में। और ये प्रोसेस जो है ये डन बाय फोर्सिंग प्रेशराइज एयर, गैस और अदर फ्लूइड्स थ्रू द बेड ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। नेक्स्ट है फ्लूइडाइज बेड स्प्रे कोटर ग्रेनुलेटर। इसमें इसमें है गैस पैलेनम है, इससे गैस इनलेट चैम्बर होते हैं, प्रोडक्ट कंटेनर है, देन एक्सपेंडेड चैम्बर है। उसमें एक्सपेंडेड चैम्बर जो है उसमें सेट ऑफ फिल्टर बैग होगा, वो उसके एक्सपेंडेड चैम्बर में होगा। बाइंडेड स्प्रे सिस्टम है। ये करेक्टराइज होता है कि वन ऑफ डिज़ाइन से इसको फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और इसमें गाइड सिलेंडर के सेंटर में स्प्रे नोजल लगा होता है। जो मटेरियल गाइड सिलेंडर में होता है उस क्या नाम थ्रू लिक्विड होता है, लिक्विड ड्रॉप होता है, वो स्प्रे के थ्रू है ऑटो सो कॉन थिकर एंड ड्राई और ड्राइज हो जाती है। इसके बाद है लैब कोटेड स्प्रे नोजल आ जाता है। ये हम ज़्यादातर लैब में यूज़ करते हैं। इसके कंसिस्ट करता है फ्लूइड टिप होती है, एयर कैप होता है और इसके जो सेटअप्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं और सिंपल है। मैक्सिमम स्प्रे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इससे और क्विकली डिसअसेंबल भी कर सकते हैं इसे। देन आ जाता है वैक्यूम स्प्रे ड्रायर। इसमें जो है मिनिमम इनलेट एयर टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ये सूटेबल है प्रोबायोटिक एंजाइम प्रिपरेशन के लिए और विदाउट इनएक्टिवेटिंग मटेरियल के लिए ये सूटेबल है और ये पॉलीमर मटेरियल के लिए भी। और इसमें जो है वो पार्टिकल साइज जो है वो 1 to 100 माइक्रोन है। ये फुली ऑटोमेटिक है, इसलिए टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो कंट्रोल करता है इनलेट टेम्परेचर को, एयर फ्लो वॉल्यूम को, पंप स्पीड को, डी ब्लॉकर फ्रिक्वेंसी को। इसके अलावा ये स्टेनलेस स्टील इसकी की बनी हुई होता है, इसकी असेंबली है और ये इनर ट्यूब होती है। इनर ट्यूब जो है वो लिक्विड सैंपल के लिए है, इसका स्मॉल डायमीटर जेट है, वाइल जो आउटर ट्यूब है वो एयर को डायरेक्ट कंप्रेस करता है नोजल में। इसके बाद है ऑटोमेटिक डी ब्लॉकिंग डिवाइस जो है। डी ब्लॉकिंग है वो जेट नोजल को ब्लॉक होने से बचाती है। डी ब्लॉकिंग जो है वो ज़रूरी है कि अगर सस्पेंशन में कोई सॉलिडिफाई और लार्ज पार्टिकल आ जाता है तो डी ब्लॉकिंग जो है वो जेट को ब्लॉक होने से बचाती है। उसके बाद है टेम्परेचर प्रोटेक्शन और इसमें आता है क्योंकि हाई जो है उसका टेम्परेचर हीटर का जो है, हीटर जो अंदर लगा हुआ है उसका जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, वो हाई होता है। तो जब एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाता है तो एयर ब्लो यूज़ करते हैं कि इनसाइड टेम्परेचर को कम करने के लिए और वर्किंग को कंटिन्यू करने के लिए इनसाइड टेम्परेचर को कम करते हैं। ये इसके रेफरेंसेस हैं। थैंक यू। जी बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है जी? सर नेक्स्ट शाफत की बारी है, बट उसका मैसेज आया कि कोई इंटरनेट कनेक्शन उसकी तरफ नहीं है, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया सर मैं फिर प्रेजेंट वो फिर कल प्रेजेंट करेगा। सर अभी ये इस बारे उससे में पूछना कब प्रेजेंट करेगा। चलिए मैं उससे पूछ लेता हूँ। अभी आप फिर प्रेजेंट करें ना, तो इसके बाद उससे पूछें कि कब प्रेजेंट करेगा। कल देगा प्रेजेंटेशन। ओके सर। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो इन्होंने केस देनी है। ठीक है जी, चलें। अब किसकी बारी? सर स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमाद लतीफ़। जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इम्प्लांट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। इम्प्लांट्स बेसिकली आर स्मॉल साइड सॉलिड स्टीराइल मासेस दैट आर कंपोज्ड ऑफ हाईली प्योरीफाइड ड्रग सब्सटेंस, जो कि विदाउट एक्सीपिएंट भी हो सकता है और एक्सीपिएंट के साथ भी हो सकता है। और ये बॉडी में आफ्टर सर्जिकल इंसिजन इंसर्ट किए जाते हैं या फिर एक स्पेशल इंजेक्टर के थ्रू जो है ना वो इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसका बोर साइज जो इम्प्लांट होता है उसके मुताबिक होता है, जैसे कि साथ तस्वीर में दिखाया गया है। दे इंटेंडेड फॉर थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, इन्वेस्टिगेशन और प्रोस्थेटिक पर्पज। They provide sustained release of a drug substance for an elongated period of time. इनकी शेप डिपेंड करती है कि इनके इंटेंडेड यूज पर और उनकी टाइप पर। ये बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। अगर हम इक्विपमेंट की बात करते हैं तो अब कौन सा इक्विपमेंट चाहिए ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक या प्रोसेस से इम्प्लांट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड या प्रोसेस यूज करना है ये मुनहसर है करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि हर जो मेथड है उसके जरिए अगर जो इम्प्लांट प्रिपेयर होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। इवन के जो ड्रग का रिलीज रेट है वो भी डिफरेंट हो सकता है। इसके लिए जो आमतौर पर टेक्निक और प्रोसेस यूज होते हैं वो है कंप्रेशन मोल्डिंग, हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन, इंजेक्शन मोल्डिंग, सॉल्वेंट कास्टिंग और 3D प्रिंटिंग। सबसे पहले हम कंप्रेशन मोल्डिंग देते हैं। जो इक्विपमेंट इस असूल पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसे हम कंप्रेशन मोल्डिंग हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। अगर हम एक आम सिंपल अगर हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें तो उसमें एक मोल्ड होता है जिसका अपर और लोअर पार्ट होता है। इन दो पार्ट्स के दरमियान एक मोल्ड कैविटी होती है जिसे हम आमतौर पर फॉर्मिंग जोन भी कहते हैं, जिसमें हम अपना मटीरियल रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं और उसके बाद हमारा जो डिजायर्ड शेप है उसकी वो अटेन हो जाती है। अब ये तो एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है हाइड्रोलिक प्रेस की, जो कि आमतौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली इम्प्लांट्स की केस में बात करते हैं तो ये तो जो बेसिक प्रिंसिपल तो वही होता है, लेकिन डिफरेंस जो होता है वो डाई का होता है। इसमें जो हमारी डाई होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, जिसमें अपर और लोअर कैप्स होते हैं। जैसे कि ये साथ दिखा गया, अपर कैप में होल होता है और लोअर कैप में भी होल होता है। अपर कैप में छोटा होल है, लोअर कैप में बड़ा है। अब जो लोअर कैप का होल है उसके ऊपर एक डिस्क नुमा दिखाई दे रही है, 20 नंबर लिखा हुआ है, ये इसको सील कर देती है। अपर होल से हम जो अपना मटेरियल है उसमें इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं, जबकि लोअर जो प्लेट है उस होल को सील कर देती है। अब इसका मकसद ये है कि कंप्रेशन के दौरान जो गैसेस हैं उनके रिलीज को तो ये अलाउ करती है, लेकिन जो मटेरियल है उसको रिलीज नहीं होने देती। और जब कंप्रेशन के बाद हम अपना जो इम्प्लांट है वो रिकवर कर लेते हैं, जिसकी शेप वही होती है जो कि हमारी डाई की यहाँ पे होती है। जो नेक्स्ट है वो है हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन। अब इसमें हम मटेरियल को मेल्ट करते हैं, मिक्स करते हैं और फिर फोर्सफुली एक खास डायमीटर के होल से इसको फोर्सफुली पास करते हैं, जिसको हम डाई कहते हैं। और जो इक्विपमेंट इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं उसे हम एक्सट्रूडर मशीन कहते हैं। अगर हम स्पेसिफिक इसकी बात देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास हॉपर है जिसमें हम अपना सीव्ड या ग्राउंड जो मटेरियल है वो डालते हैं। उसके बाद ये एक हीटेड बैरल में जाता है, ये जिसके अंदर एक स्क्रू मूव कर रहा है, जैसे कि आपको ये दिखाई भी दे रहा है। अब हीटेड बैरल होने की वजह से यहाँ पे ये हीट होता है, तो जो मटेरियल है वो मेल्ट होता है, स्क्रू की मूवमेंट की वजह से वो मिक्स भी होता है। और यही स्क्रू की मूवमेंट उसे फोर्सफुली एक जो है ना वो डाई जो कि नेक्स्ट एक बोर एक साइज ऑरिफिस नजर आ रहा है उससे ये इसको फोर्सफुली पास करती है, तो इससे ये एक्सट्रूड होता है मटेरियल। तो हमारे पास एक लंबी जो ना स्ट्रिंग की फॉर्म में ये ऑब्टेन होता है, जो कि एक कन्वेयर बेल्ट पे मूव करता है तो साथ ही कूल हो जाता है, जिसको हम इंटेंडेड साइज में बाद में अपनी प्लांट्स को काट लेते हैं। ये तकरीबन मशीन आप समझे तो ऐसे ही काम करती है जैसे कि कीमे वाली मशीन काम करती है यहाँ पे, या फिर हाथ से जो समैया बनाने वाली मशीन होती है वो। अब नेक्स्ट जो है वो सॉल्वेंट कास्टिंग है। ये सिंपल है, इसमें हम जो है अपना जो पॉलीमर है उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। उसके बाद इसमें हम अपनी ड्रग को डिसॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इसको एक मोल्ड में जो है ना कर देते हैं, और वो जो हमारा भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, और जो नीचे मटेरियल है वो उस मोल्ड की फॉर्म में हमारे पास जो है ना रिकवर होता है, जो कि हमारा इम्प्लांट होता है। अब ये जो है मेथड ज्यादा यूज नहीं होता बिकॉज इसमें काफी ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होता है, और उसकी जो वेपोरेशन है वो इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस वजह से ये ज्यादा यूज नहीं होता। इसमें आमतौर पर हाँ इसमें ये लेमिनार और जो शीट की फॉर्म में इम्प्लांट्स है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना वो इंजेक्शन मोल्डिंग है। इसमें हम जो है ना वो ड्रग पॉलीमर मिक्सचर को मेल्ट करते हैं और फिर एक्सट्रूजन की बजाय हम इसको एक मोल्ड में फोर्सफुली इंजेक्ट कर देते हैं। और जो मशीन यूज करते हैं हम उसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं।
अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में और एक्सट्रूडर मशीन में फ़र्क ये है कि दोनों का अगर राइट साइड पे आप देखें तो वो पार्ट सेम है, लेकिन वहाँ पे जो हमारे पास डाई थी जो कि एक स्पेसिफिक बोर साइज की थी, उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे उसकी जगह पे मोल्ड अटैच कर दिया है। तो जो वैसे ही वो स्क्रू मूव करेगा और उसको जो मटेरियल होगा उसको इंजेक्ट करेगा मोल्ड में, वहाँ पे वो कूल होगा, उसके बाद हमारा जो प्लांट है वो इम्प्लांट है वो रिकवर हो जाएगा। तो बहुत सी प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी ये यूज होती है चीज़ें बनाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 3D प्रिंटिंग है। ये कदर एक नई टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डेंटल इम्प्लांट्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स इन विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। 3D प्रिंटर्स जो है ना, ये जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ये कंप्यूटराइज होते हैं, 3D प्रिंटर्स हम इनको कहते हैं, और ये वेरियस टेक्निक से मुख्तलिफ मेथड यूज़ करके हम इनको यूज़ करते हैं। ये सारे जो आर्टिकल दिया गया रेफरेंस के तौर पर यूज़ हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू मार्क, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं मेरी नेक्स्ट जी ठीक है उसामा, आप स्क्रीन शेयर करें अपनी। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी हो रही है, लगेगी, हाँ होगी, ठीक है शुरू करें हम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज उसामा फरहान मुशाही और मेरा टॉपिक है टेस्ट फॉर इम्प्लांट्स। सबसे पहले इम्प्लांट्स के लिए जो टेस्ट होता है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट है। इसमें हम वेट वेरिएशन चेक करते हैं कि इम्प्लांट्स जो है उनमें वेट वेरिएशन तो नहीं है। इनमें हम रैंडमली एक बैग से 20 इम्प्लांट्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उनका वेट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनका एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास लिमिटेशन हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो डेविएट नहीं करनी चाहिए। नो मोर देन 2 इम्प्लांट्स वेट should deviate from average weight by more than its percentage। जो एवरेज वेट की परसेंटेज होगी उससे दो इम्प्लांट्स का वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब दो से ज्यादा इम्प्लांट्स का वेट जो है ना एवरेज वेट की परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद द वेट ऑफ नो वन इम्प्लांट शुड डेविएट बाय मोर देन ट्वाइस द परसेंटेज। और किसी भी एक इम्प्लांट का वेट जो है वो परसेंटेज के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द मीन ऑफ वेट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन शुड आल्सो बी डिटरमाइंड एंड रिपोर्टेड। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना इनकी फाइंड करके रिपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, जिससे हम डायमीटर और इनकी लेंथ फाइंड करेंगे, ताकि हमें जो एक्यूरेट इनकी डायमीटर या उनकी लेंथ है वो मेजर हो सके, ताकि इनको जहाँ पे भी हमने इम्प्लांट करना है वो आसानी हो सके। टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर एंड रिपोर्ट देम। इनमें सिंपल ये करना है कि इनका डायमीटर फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करनी है और इनकी मीन वैल्यू लेके रिपोर्ट कर देना है कि जो मीन वैल्यू है उससे डेविएट तो नहीं कर रही या उससे वेरिएबल तो नहीं आ रही। नेक्स्ट है जी ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फॉर इम्प्लांट्स। इसमें हम ड्रग कंटेंट चेक करेंगे कि आया जो इम्प्लांट्स हमने तैयार किए हैं उनमें जो ड्रग कंटेंट है वो उनकी यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है। उनमें जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो 45 ml ग्लेशियल एस्टिक एसिड यूज करते हैं। 45 ml में हम ग्लेशियल एस्टिक एसिड यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आ जाएंगे इम्प्लांट्स, वो हम कोई 4-5 इम्प्लांट सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी एक बैच से। तो उनको कट करके 45 ml ग्लेशियल एस्टिक एसिड में पेस्ट कर देंगे और डिजॉल्व करेंगे, शेक करेंगे। उसके बाद जो है हम फाइनल वॉल्यूम जो हमारे पास 45 ml था उसका फाइनल वॉल्यूम हम 50 ml कर देंगे। इसके बाद इसको हम फर्दर डाइल्यूशन करेंगे, जो हमारी ऑफिशियल बुक्स रिकमेंड करेंगी ना, मतलब उस हिसाब से हम इनको डाइल्यूट करेंगे ताकि हम इनकी एब्जॉर्बेंस चेक कर सकें। जो वेवलेंथ हम इनमें से पास करेंगे और इनकी एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे कि जो इनमें इनके अंदर जो ड्रग कंटेंट है उनकी एब्जॉर्बेंस जो है वो इस पीक पे हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो हो रही होगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें इतनी ड्रग है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक क्या नाम है इम्प्लांट है टेमोजोलामाइड, इसकी जो अब्जॉर्बेंस है वो आती है 330 नैनोमीटर पे। देन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व वी कैन मेजर द ड्रग कंटेंट। जैसे ही हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व आ जाएगी, अब्जॉर्बेंस कर्व आ जाएगी, तो हम उससे ड्रग कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, swelling index ऑफ इम्प्लांट्स।
इसमें हम सिर्फ सिंपल ये करते हैं कि एक हम स्वेलिंग सोल्यूशन बनाते हैं। स्वेलिंग सोल्यूशन किसका होता है? फास्फेट बफर होता है, उसकी पीएच जो है वो 7 होती है। उसके बाद हम जो ड्राई वेट कैलकुलेट कर लेते हैं इम्प्लांट्स का जो हमने सिलेक्ट की होती हैं फ्रॉम ईच बैंड बैच। उसके बाद हम सिंपली इनको जो इम्प्लांट्स होते हैं उनको हम इमर्स कर देते हैं उस स्वेलिंग सोल्यूशन में, और हम 1 घंटे का वेट करते हैं। 1 घंटे के बाद हम दोबारा फिर उनको निकाल लेते हैं और उनका दोबारा फिर जो है वो वेट कर लेते हैं। मतलब 1 घंटे के बाद जो हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं उनका वेट कर लेते हैं। और इसके बाद हम स्वेलिंग, डिग्री ऑफ स्वेलिंग जो है वो इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं। एच इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू नॉट ओवर डब्ल्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें डब्ल्यू नॉट जो है या डब्ल्यू जीरो जो है ये है वेट ऑफ सैंपल इन ड्राई स्टेट, मतलब जो ड्राई स्टेट में हमारे पास जो वेट था उसका। उसके बाद डब्ल्यू टी जो आएगा वो वेट ऑफ सैंपल एट एनी गिवन टाइम, मतलब जो 1 घंटे के बाद हमारे पास जो वेट आएगा वो डब्ल्यू टी होगा। तो इस तरह हम स्वेलिंग इंडेक्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है इन विट्रो डेजोल्यूशन स्टडीज। इसमें हम डेजोल्यूशन स्टडीज चेक करते हैं कि जो हमने इम्प्लांट बनाया है वो डेजोल्यूट प्रॉपर टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं वो है अपरेटस 2 है यूएसपी का रोटेटिंग पेडल मेथड, जिसमें जो डेजोल्यूशन मीडियम जो होता है वो 900 ml होता है, जो कि 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। और जो पेडल की स्पीड होती है यानी रोटेटिंग स्पीड होती है वो होती है 50 revolution per minute and will be the steering rate and temperature at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसको जब रोटेशन शुरू करा देंगे तो उसके बाद सैंपल ऑफ 5 ml वर्ल्ड विदड्रॉ एट प्री डिटरमाइंड टाइम। हर फॉर एग्जाम्पल हम कोई टाइम इंटरवल सेट कर लेते हैं कि 20 मिनट बाद या 10 मिनट बाद हमने 5 ml का एक सैंपल उधर से विड्रॉ कर लेना है। और जो 5 ml हमने विड्रॉ कर दिया है तो उसके बदले में हमने 5 ml जो है ना वो नया 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड भी करना है। मतलब 5 ml हमने निकाल लिया, उसके बदले में 5 ml 0.5 ml 5 ml हमने ऐड कर दिया। जो 5 ml हमने निकाला है ना उसकी हमने यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हमने क्या नाम है ऑब्जर्वेंस चेक कर लेनी है। एनालाइज 5 ml सैंपल बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोम photometer double beam. It is effective if we use the mean of 3 values. उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ये वेरिएशन आ सकती है, मतलब सैंपल में मिस्टेक हो सकती है या जो हमने विड्रॉ किया उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम 3 इसकी रीडिंग दें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की और उनका मीन ले लें। नेक्स्ट है जी स्टेबिलिटी स्टडीज। इसमें सिंपल हमने जो है आईसीएच ने हमें जो गाइडलाइन दी है हमने उनको फॉलो करना है। और जो हमारे पास इम्प्लांट्स हैं उनको सिर्फ हमने स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करनी है कि 3 महीने की स्टोरेज कंडीशन जो होती है। मतलब हमने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस चेक करना है कि जो इम्प्लांट्स हमने प्रिपेयर करते हैं किए हैं क्या वो उस इन्वायरमेंट में या नॉर्मल इन्वायरमेंट में वो बरकरार रख सकेंगे अपनी जो एफिकेसी है। इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो 3 मंथ हम उसको स्टोर करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 75 जो है वो उसकी ह्यूमिडिटी होगी। इन दिस स्टडी द बटर पेपर इज यूज फॉर रैपिंग ऑफ द प्रोडक्ट को हमने बटर पेपर में रैप करना है और स्टोर कर लेना है। 3 मंथ के बाद एट स्पेसिफिक इंटरवल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज ऑब्जर्व द फिजिकल अपीयरेंस एंड टोटल ड्रग कंटेंट फाइंड करेंगे और फिजिकल अपीयरेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास 3 मंथ है, 3 मंथ के दौरान हम कोई भी इंटरवल सिलेक्ट कर लेंगे। 15 दिन के बाद हमने या 20 दिन के बाद हमने इनकी फिजिकल स्टेबिलिटी और जो है अपीयरेंस और टोटल ड्रग कंटेंट इसका फाइंड करना है। नेक्स्ट है ड्रग पॉलीमर इंटरेक्शन। ड्रग पॉलीमर इंटरेक्शन ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी ड्रग हमने तैयार की है उसके साथ तो एक पॉलीमर तो लाजमी होगा जिसमें जिसकी जो ड्रग के ऊपर होगा कवरिंग होगी पॉलीमर की। और पॉलीमर जो है उसका स्टेबिलिटी या उसकी वो ड्रग के साथ जो है ना ये एक कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि हमने पॉलीमर जो यूज किया है उसकी ड्रग के साथ कंपेटिबिलिटी ना हो, जो ड्रग रिलीज है वो सही तरीके से ना हो। इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो आईआर स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। आईआर स्टडीज जो है ना वो यूज की जाती है इज यूज टू ऑब्जर्व द कंपेटिबिलिटी ऑफ ड्रग विद द एक्सिपिएंट्स
इन द सबडर्मल इम्प्लांट्स। जो सबडर्मल इम्प्लांट्स है ना, सिर्फ उनकी हम जो है ये ड्रग पॉलीमर इंटरेक्शन स्टडी चेक करते हैं। ये रेफरेंस है हमारे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू बेटा, नाइस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, उमैर। ये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शो करें आपकी प्रेजेंटेशन। ये स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ कुछ कर रही है। हो रही जी है सर? होगी, जी जी होगी, शो थैंक करें। जी। माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज इक्विपमेंट यूज फॉर सुचर्स। फर्स्टली जो सुचर्स होते हैं, कभी इंजरी इंजरी हो जाए तो उसे कवर करने के लिए हम स्टिचेस लगाते हैं, उसके लिए दो सुचर इस्तेमाल करते हैं। सुचर के जो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के होते हैं, उनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल सुचर्स होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर से जो बनते हैं। जो सिंथेटिक हैं उनमें एनिमल टिश्यूज की इंटेस्टाइन होती है, कैटगट और कॉटन सिल्क, ये क्लासिकल मेथड है। और इसके लिए पैकेजिंग फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है इसकी स्टोरेज के लिए। और जो सिंथेटिक हैं वो पॉलीमर से बनते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल में ज़्यादातर यही आजकल यूज़ हो रहे हैं और इकोनॉमिकल भी होते हैं। और इनके लिए पैकेजिंग फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी इनके लिए कम होता है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स से कोट हुए होते हैं। जो ऑन द प्रोसेस ऑफ ये स्विचर, ये हम जो डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले पैलेटाइजेशन आ जाती है, एक्सट्रूजन, ब्रेडिंग और कोटिंग आ जाती है। जो पैलेटाइजर होता है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू पैलेट्स। जो पाउडर मटेरियल होता है उसके साथ हम पाउडर ऐड करते हैं। और जो पैलेटाइजर होता है उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, उसको डाई से पंच करता है और डिफरेंट साइड के पैलेट मिलते हैं। जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, उसमें पॉली ब्यूटाइल एस्टर आ जाते हैं, कैप्रोलैक्टम है जो नायलॉन का फाइबर बनाता है, और पॉलीप्रोपाइलीन है पॉलिएस्टर फाइबर के लिए, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, पॉलीडायोक्सिनोन है। और फिर जब पैलेट्स बनते हैं जो उसके लिए उनको फाइबर्स में कन्वर्ट करता है। ये हॉट मेल्ट एक्सट्रूडर है, ये सेम है इस तरह जैसे सुइयाँ बनाते हैं या स्पैगेटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पैलेट्स जो होते हैं हॉट मेल्ट उनको मेल्ट करता है। जो जब मेल्ट हो जाते हैं तो उसको वो टाइनी होल से गुजर के उनको फिलामेंट में कन्वर्ट करते हैं। आगे जब फिलामेंट में कन्वर्ट होते हैं तो आगे टू रोलर्स लगे होते हैं जो डिफरेंट स्पीड पे मूव करते हैं और जो फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेच करते हैं, 5 टाइम्स स्ट्रेच कर देते हैं। उसके बाद ये फर्दर प्रोसेस्ड होते हैं। आगे जो अगर जो स्विचेस होते हैं उनके आगे दो टाइप्स के मोनोफिलामेंट होते हैं या मल्टी फिलामेंट होते हैं। जो मल्टी फिलामेंट होते हैं उसको ब्रेडिंग मशीन से हम बनाते हैं, और जो मोनोफिलामेंट होते हैं उनके बॉबिन्स बना लेते हैं और उन्हें लोड कर देते हैं ब्रेडिंग मशीन। ये ऑटोमेटिक होती है और हम एडजस्ट कर देते हैं कि हमें कौन से साइज़ का चाहिए फिलामेंट, और ये ट्विस्ट करते हैं अराउंड। और फाइन स्विचर जो होते हैं वो 20 फिलामेंट्स मोनोफिलामेंट्स से बनते हैं। मीडियम जो होता है उनकी वो हंड्रेड्स में होती है, और थिक स्विचर बनाने के लिए मोनोफिलामेंट्स जो होते हैं 1000 में होते हैं। ये आगे एक वीडियो आगे जब ये स्विचेस बन जाते हैं तो हम इनके लिए प्रोसेस करते हैं ताकि ये रिक्वायरमेंट मीट कर सके जो इंडस्ट्री क्यूसी की रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये इसको एनीलिंग ओवन में हम रख देते हैं जिसमें हाई हीट और टेंशन होती है, और इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग फाइबर चेन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये स्ट्रेंथ अटेन कर लेते हैं कि ये बेयर कर सकते हैं स्विचिंग के दौरान जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद कुछ स्विचर होते हैं उनकी हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि ये सरफेस हो जाए उनकी, और ताकि ये आसानी से स्विचिंग के दौरान स्लिप कर सकें थ्रू द स्किन। और जो स्विचिंग मटेरियल होता है वो सोल्यूशन या स्लरी की फेस में होता है, हम उसमें बात करवाते हैं इससे। कोटिंग मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल स्विचर बना हुआ है। और ये सिलिकॉन रेजन भी होते हैं, पॉलीब्यूटाइलेट भी होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जिसे प्लस स्विचर कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, और ये ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और
हैंडलिंग और टिश्यू के थराने हैंडलिंग इसकी ठीक होती है। ये आगे रेफरेंसेस हैं। थैंक यू। जी थैंक यू मैर, गुड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कौन है जी? बस ये आज की कंप्लीट हो गए। यस सर, कंप्लीट हो गई आज की। आपने पूछा शराफत से? सर मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ, मैंने कॉल वगैरह की है, मैं मैसेज रिप्लाई आया। चले उसको आप कांटेक्ट करें, मैसेज डालें कि जी कल आप प्रेजेंट करें, ठीक है। अदरवाइज चलो अपनी मैं मैसेज। अदरवाइज उसको बताएं कि एक वीडियो बना के, ठीक है, तो वो भेज दे आपको अपने टॉपिक के हिसाब से, ठीक है, चलिए ठीक है जो सर, भी मैं उसको। आपको मैसेज कन्वे। हाँ, और ये कल तक ही करना है, मतलब टुमारो इज द लास्ट डे, तो अगर वो नहीं हो सकेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक कोई है सर। क्वेश्चन है तो आप लोग सारे भी अवेलेबल हैं, प्रेजेंटर भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। क्वेश्चन करना आप लोगों ने तो आप कर सकते हैं। 43 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है वैसे। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अगर किसी को बाद में कोई क्वेश्चन याद आए तो वो फिर ग्रुप के अंदर पूछ सकता है। और ये हमारी आज सेकंड लास्ट क्लास थी। इंशाल्लाह कल जो है आपका सिलेबस भी और आपका ये सारा जो ऑनलाइन टीचिंग का ये है वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपके पेपर में मुलाकात होगी। नहीं जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लीव कर दें।